एक छोटे से विलेज से आता हूँ। बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और फार्मिंग बैकग्राउंड से है मेरे पेरेंट्स। मैं भी उसी नॉर्मल ऑडियंस में से आता हूँ जो मुझे लगता है कि उनमें भी वही मिथ है कि बाहर आप जाते हो, बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत अच्छी लाइफ है। मैंने फाइनेंस की वजह से सिर्फ यूके का सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना। मैंने मतलब जॉब्स है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, बट अपस्किल होना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ तो आना चाहिए कि जो यहाँ पे चाहिए, जो शायद एआई नहीं कर पाए। आप नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से भी हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो आप बहुत कम पैसे में भी एक अच्छी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। पॉसिबल है कि पार्ट टाइम में इतना भी कमा पाओ कि आप अपनी खुद के रेंट भर सको। पार्ट टाइम काम कर रहे थे 20 आवर्स, 20 आवर्स। तो उसमें आप इनकम की एकोमोडेशन फीस ये पे कर रहे थे और साथ में आपका खर्चा भी चल रहा था ग्रोसरी का और सेविंग भी कर रहे थे थोड़ी सी। हेलो एवरीवन, तो आज है हमारे साथ ऋषि चौलके जो कि यूके में है। थैंक यू वेरी मच ऋषि, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने भी टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ऋषि जी, आप अपने बारे में बताइए। सर, हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश हूँ और मैं यहाँ पे यूके में अभी मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है पिछले साल, और अब मैं सैमसंग में प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट के पोजीशन पे हूँ और सैमसंग में भी रोल कर रहा हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे आने का मौका दिया और आपने ये जो चीज़ शुरू करी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि अभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी यूके आना है, अब्रॉड आना है, एजुकेशन करनी है, जॉब करनी है। उनका एक मिथ है, कुछ दिमाग में कुछ थॉट्स बन चुके हैं। अब मुझे लगता है कि आपका जो गाइडेंस है शायद इज़ आई ओपनिंग फॉर देम। उनको पता चल जाएगा कि क्या रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और तब जा करके वो डिसीजन ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक यू फॉर स्टार्टिंग ऑल दिस। जी, आप आपने बताया कि आप प्रोग्राम असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, तो आपको कितना टाइम हुआ वैसे यूके आए हुए? मैंने वैसे शुरू किया था जून 22 में। ओके। तब मैं मास्टर्स यहाँ पे शुरू किया था। उसके बाद मेरा मास्टर्स जून 23 में ख़त्म हुआ। तब तक तो पार्ट टाइम जॉब भी चल रहा था एज ए कस्टमर सर्विस असिस्टेंट ऑपरेशंस में। और उसके बाद फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टीएचजी में, विच वॉज एन लाइक फर्स्ट रोल फॉर मी इन यूके आफ्टर ऑल माई मास्टर्स एंड ऑल। वही रोल मिलने के लिए मुझे 3 महीने लग गए मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद। 3 महीने लगातार एप्लीकेशंस, बहुत सारे रिजेक्शंस, बहुत सारे इंटरव्यूज़। कुछ इंटरव्यूज़ के 2 राउंड, थर्ड राउंड में रिजेक्शंस, कुछ के पहले राउंड में रिजेक्शंस, कुछ के बेसिकली प्रिपरेशन जो था वो बहुत नया था मेरे लिए। बिकॉज यहाँ पे जो वर्क एथिक्स है, जो ये लोग आपसे जानना चाहते हैं कि हम जब इंडिया से आते हैं तो हमारा एक माइंडसेट पहले से बना हुआ है कि अगर एम्प्लॉय ने आपको पूछा क्या काम करोगे, कितना ज़्यादा काम करोगे, हम बोलेंगे कि सब दे देंगे, ओवर टाइम करेंगे, सारी मेहनत करेंगे। अच्छा। अगर टीम के बारे में बोल दिया कि अगर आपकी टीम है, टीम के लिए कोई रोल आया तो हम बोल देंगे कि नहीं, सारा टीम का काम मैं कर सकता हूँ, मल्टीटास्किंग हो, ये सब कुछ हो। तो यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे लोग सबकी मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सोचते हैं और ये हमको किसी को पता नहीं है पहले से। भाई सारा काम आप कर लोगे तो हम क्या करेंगे? वो प्रिपरेशन किसी की नहीं है, तो ये झूठ यहाँ पे बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। तो वो चीज़ समझने में कि यहाँ के वर्क एथिक्स क्या है, यहाँ पे लोग कैसे टीम वर्क में काम करना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की कैसे यहाँ पे कदर की जाती है, जो एम्प्लॉय की केयर जो होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है कंपनी के लिए। तो एम्प्लॉय भी उनको वैसा चाहिए जो कंपनी के एनवायरनमेंट में मिलजुल के रह सके। तो वो चीज़ समझने में शायद मुझे लगता है कि स्किल्स, ये बाकी की चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है, सीवी इम्पॉर्टेंट है, बट जब आप इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में होते हो तो वो मतलब सिनेरियो बेस्ड, और ये सब तो सेकंड राउंड के क्वेश्चंस हो गए। पहले राउंड पे तो आपको एज एन पर्सन आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो चीज़ शुरुआत में समझने के लिए। तो वो 3 महीने उसी में चले गए। देन एक बार टीएचजी के साथ काम शुरू किया तो थोड़ा और समझने लगा, यहाँ का वर्क कल्चर समझने लगा। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन शुरू रखे। जब जॉब मिला भी था, सीवी में जॉब था, उसके बाद भी रिजेक्शन आ रहे थे। अच्छा। तो एक्सपीरियंस था, मास्टर्स था। सबसे प्लस पॉइंट ये लगता है हम लोग को कि मास्टर्स मिल गया तो चलो जॉब हो गया, मतलब मास्टर्स कर लो, जॉब है यूके में। वही तो सुना था, मतलब ये सुन के तो आ गए थे कि मास्टर्स कर लो, 50,000 60,000 पाउंड की जॉब मिल जाएगी। 1 साल में कर्जा जो भी लिया है
सब छूट जाएगा। तो ये टिपिकल आइडिया थी पहले। बाद में वो सब कुछ निकल गया, फिर एप्लीकेशंस करते रहे, फिर अच्छे इंटरव्यूज़ क्रैक होने लगे, फिर NHS जैसे जगह से भी इंटरव्यू आपको आने लगे। तो फिर आपको लगता है कि अब जो है वो प्रोसेस पाइपलाइन हो रही है, अब आपको CV एनालाइज करना आ रहा है, अब आप कीवर्ड समझ रहे हो। और फिर जाके सैमसंग से मुझे इंटरव्यू राउंड आया, और प्रॉब्ली पहला तो 1 घंटे तक इंटरव्यू चला था। और फर्स्ट इंटरव्यू था जो इतने लंबा चला था, और मुझे तब समझ में आया कि हाँ, अगर इतना इंटरव्यू चल रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब कुछ अच्छा होगा यहाँ से। और फिर उन्होंने जॉब ऑफ़र किया, और वहाँ पे काम कर रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और शायद यहाँ से आगे अब और मेहनत करके और अच्छी कंपनीज़ के लिए ट्राई करेंगे। तो ये अब तक का सफ़र रहा है जॉब से रिलेटेड। तो ये आपने बताया सैमसंग में आपका 1 घंटे का इंटरव्यू चला, आपका एक ही इंटरव्यू वहाँ पर या और भी वही, या राउंड 2 राउंड 3 भी था कुछ उसमें? उनको नेसेसिटी बहुत जल्दी थी, ओके। तो उन्होंने वो ज़्यादा नहीं सोचा। उन्होंने पहले तो इनिशियल स्टेज में ये जो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्होंने कंप्लीट कर लिए। फिर जैसे वहाँ से उनको लगा कि ये ठीक है, तो उन्होंने उसी को सेकंड राउंड के लिए कन्वर्ट कर दिया अगले आधा घंटा। तो अगले आधे घंटे में उन्होंने मुझे वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस किए, जो सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हो प्रोसेस में, जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होती है उसमें जो इनवॉइसेस से लेकर के जो एंड में जब आपको POs और वो सब कुछ जो होता है उसको वेरीफाई करना, वो सब कुछ वो सारा उन्होंने उसके बाद पूछना शुरू किया। तो वो एक चीज़ लगी बहुत, वहाँ पे भी मुझे लगा कि बहुत सारा प्रिपरेशन अभी भी कम था, अभी भी चीज़ें थी जो नहीं समझ में आती थी। और सबसे मैं लकी समझूंगा कि मेरे एक सीनियर है यहाँ पे, ओमकार, तो वो मुझसे पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने सप्लाई चेन में मास्टर्स करी थी। तो जब मैं मास्टर्स का मेरा प्लान हुआ तो मैंने सबसे पहले वही किया कि नेटवर्किंग में जो भी लोग यहाँ पे पहले से है उनके साथ मैंने कांटेक्ट बिल्ड किया, और उन्हें पूछा कि वहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई आपको आजकल मिलेगा जो आपसे पूछेगा जॉब है क्या, यहाँ पे कैसे, मतलब वो भी क्वेश्चन ये भी नहीं होगा कि कैसे जॉब मिलेगा, नहीं, डायरेक्टली पूछेंगे कि जॉब है क्या। बट वो जो प्रोसेस है कि यहाँ पे जॉब के लिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि AI का जब इंट्रोडक्शन हुआ है इंडस्ट्री में, तब बहुत सारे जो एडमिन जॉब्स है वो लगभग 50% कम हो चुके हैं। तो आप रिकमेंड करते हो कि अगर किसी को अच्छे लेवल की जॉब चाहिए तो इस तरह की एप्लीकेशन जो है आनी चाहिए, मतलब अपस्किल होना चाहिए बंदे को, जो भी इस तरह की जॉब करना चाहता है, कुछ ना कुछ मतलब स्किल होनी चाहिए। सप्लाई चेन में अगर आप आते हो तो आपको सॉफ्टवेयर के साथ डेटा का अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। आजकल मुझे लगता है कि आप कौन से भी फील्ड में हो, डेटा का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक्सेल होता है, एक्सेल में आप जो डेटा एनालिसिस करते हो जिसमें नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें यूज़ होती है, पिवट टेबल यूज़ होता है, VLOOKUP XLOOKUP यूज़ होता है, इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद SQL आता है जिससे आप डेटा सारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ऑनलाइन बहुत एक प्लेटफॉर्म्स है, W3 स्कूल करके एक ऑनलाइन साइट है जिससे आप सीख सकते हो, और बहुत बहुत सिंपल है कि उसमें मॉड्यूल्स होते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहो, सीख जाओ। टैबलू वहाँ से सीख सकते हो आप, टैबलू से आप डेटा के जो रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वो उसके ग्राफिक्स और वो बहुत इजीली बना सकते हो, पाई चार्ट्स और वो सब बहुत सिंपल है। उसके बाद अभी पावर BI का बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत इजीली सीख सकते हो। पाइथन जो है आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी हैं सीखने के लिए जो लोगों ने बनाए हैं और डाले, बहुत अच्छे, बहुत मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। वो सिंपलीफाई करके खुद काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब वीडियो देखकर मैंने सीखी है। मुझे याद है जब मैं PhD कर रहा था तो मैंने 2 एप्लीकेशंस यूज़ की थी, SPSS एंड NVivo, जो कि डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होती हैं। उस टाइम तो AI वगैरह था ही नहीं, तो मैंने दोनों यूट्यूब से सीखी वो। अगर कई बार क्या होता है कि अगर हम कोई क्लास भी करते हैं या कोई लेक्चर भी करते हैं तो वो 1 घंटे में 2 घंटे में तो सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, लेकिन जब हैंड ऑन एक्सपीरियंस, जब आपको एक्चुअल ज़रूरत होती है उस चीज़ की, तो आप YouTube पे जाएं, उसको पॉज करें वीडियो को, और फिर उसके ऊपर साथ साथ अपना लैपटॉप के ऊपर काम करते रहें कि हाँ ये चीज़ ऐसे बता रहा है तो इसको ऐसे करके देखते हैं, तो वो बहुत ईजी हो सकता है। चलिए, ये तो हो गई एप्लीकेशंस की बात, स्किल्स की बात जॉब के लिए। आपकी स्टोरी पहले पीछे शुरू करते हैं। तो आप जब UK आए तो आप जॉब की वजह से आए या एज ए स्टूडेंट आए क्या? हाँ, मैंने शुरुआत की तो मास्टर्स करने के लिए मैं UK आया था। ओके। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर आगे PSW में कन्वर्ट हुआ वीज़ा मेरा, बिकॉज उस वक्त
इतना आसान नहीं था स्पॉन्सरशिप इमीडिएटली 3-4 वीक में कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करे या फिर जॉब आपको वैसे तरह से अवेलेबल करे। तो उसके बाद फिर PSW लिया और फिर जॉब हुई और तब से ये सफ़र शुरू हुआ। ओके, नाउ जब आप इंडिया में थे हम्म। तो आपने क्या ऐसा ट्रिगर हुआ कि यूके जाना चाहिए मास्टर डिग्री करने के लिए? कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई स्टोरी? उसके लिए भी मेरा एक दोस्त रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा। तो रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते, बहुत बुरा हो जाएगा। मतलब मेरे कभी दिमाग में था नहीं ऐसे, मतलब यूके में जाकर के या किसी अब्रॉड कंट्री में जाकर के सीखेंगे। मैं भी उसी नॉर्मल ऑडियंस में से आता हूँ जो मुझे लगता है कि उनमें भी वही मिथ है कि बाहर आप जाते हो, बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत इजी लाइफ है, आसानी से आप 50-60 लाख कमा लो साल का, घर पैसे भेजो, खुद एंजॉय करो। तो वो वाला मेरे दिमाग में भी वही मूवी था। वाली लाइफ, हाँ, मूवी वाली लाइफ थोड़ी DDLJ सी भर वाली गई। है हाँ, वो तो है। तो मुझे पता नहीं था कि लाइक मतलब यहाँ पे आके मज़े जो करते हैं वो हाई क्लास सोसाइटी होती है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनकी फैमिली के पास बहुत सारा पैसा है, वो यहाँ आके 1 साल मज़े कर लेते हैं, निकल जाते हैं। कोई 2-3 साल रहता है, मज़े करते निकल जाते हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत टफ लाइफ है यहाँ पे। मतलब लोगों को, मुझे किसी को डिमोटिवेट नहीं करना उससे, बट वही है कि एक रियलिटी चेक मुझे मिला, वो एक थी। बट एक था कि मुझे लगता है लेवल ऑफ एजुकेशन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडिया में भी वही लेवल ऑफ एजुकेशन, आई गेस ज़्यादा बेटर लेवल ऑफ एजुकेशन आपको मिलता है। बट अपॉर्चुनिटी जब आप कंसिडर करो तो है थोड़ी अपॉर्चुनिटी, जो जॉब वाइज ओके, थोड़ी जॉब ज़्यादा वाइज एंड लर्निंग वाइज आपको ओके। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। पैसा भले वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट हाँ एज अ करियर की जब आप शुरुआत करते हो तो अच्छी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी मिलना इज़ लाइक अ गुड थिंग फॉर योर स्टार्ट ऑफ योर करियर। तो वो शायद यहाँ पे ज़्यादा आसानी से आपको मिल जाती है। और जो मॉड्यूल्स भी होते हैं आपके मास्टर्स के, बहुत वेल डिज़ाइंड होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जो होता है, एजुकेशन स्ट्रक्चर, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम स्ट्रेसफुल है, जबकि आप चीज़ें बहुत अच्छे से सीखते हो। आप रिसर्च जब करते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, बट वो ऐसे लिखते समय जो आप चीज़ें पढ़ते हो, जो आप चीज़ें समझते हो, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट लगा मुझे। एक दूसरा फैक्टर है, दैट इज़ डिपेंडेंसी। इंडिया में आपकी बहुत ज़्यादा है दूसरों पे, फैमिली पे, इस सब पे। लोगों को वो चीज़ वहाँ से समझ नहीं आएगी, बट यहाँ आके जो आप में इंडिपेंडेंस आ जाता है, वो बहुत बड़ी सीखने वाली चीज़ है। वो शायद मैं अगर अब यहाँ मुझे शायद आगे जॉब नहीं कोई स्पॉन्सर किया या कुछ नहीं हुआ, तो मैं कहीं पे भी जाऊँगा, आई विल सर्वाइव, मैं अच्छे तरीके से ज़िंदगी जी सकूँगा अपनी। वो जो सीखने की चीज़ मुझे मिली है, वो मुझे लगता है कि वर्थ इट है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो आप लाइफ स्किल जो सीख रहे हैं, हाँ। वो एक अलग मायने रखती है। जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं फैमिली के ऊपर, नहीं एक दूसरे के ऊपर। ऐसे नहीं कह सकते कि खाली बच्चे ही डिपेंडेंट हैं, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलती है। दैट इज़ गुड, वेरी गुड। ओके, तो चलिए हम लोग फिर वापस जाते हैं। आपने बात की कि आप एज ए स्टूडेंट इंडिया से आए, जैसे आप इंडिया में थे, आपने डिसाइड किया कि यूके जाना है। आपने उससे पहले कहीं और भी अप्लाई किया था? मतलब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुछ और भी ऑप्शंस होते थे या खाली यूके का ही सोचा था? मैंने फाइनेंस की वजह से सिर्फ यूके का सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा। फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में आने के लिए, वो काफ़ी कन्वीनियंट है। आप नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से भी हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो। जर्मनी एक बेटर चॉइस भी है, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छे से मिलती है। बट यूके इज़ ए रिलायबल ऑप्शन उस मामले में कि यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो आप बहुत कम पैसे में भी एक अच्छी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। बट दैट इज़ वेरी लाइक एक ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में बात की जा सकती है, क्योंकि मेरे दोस्त की पहली प्लानिंग थी यूके में आने की। ओके। तो उसने मुझे रास्ता दिखाया, बिकॉज एक छोटे से विलेज से आता हूँ मैं। मैं कोई ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी से नहीं आता कि मुझे इस सब की पहले से नॉलेज थी। या कहाँ से हैं? मैं शिरडी के पास में छोटा सा गाँव है मेरा, अस्तगांव करके बहुत छोटा सा गाँव है, और उस गाँव से आता हूँ मैं। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा इजीली एक्सेस नहीं है इन सब चीज़ों का आपको, कि कोई आपको गाइड करे या कुछ करे। तो पहले मेरे एक सीनियर यहाँ पे आए, उनकी बाद मेरे जो एक क्लासमेट है, मेरे दोस्त हैं, उनका डिसीजन हुआ कि यहाँ पे IB में इंटरनेशनल बिजनेस के लिए उनको यहाँ सीखने के लिए उनको आना है। तो उनके साथ जब था
तब मुझे पता चला कि है, पॉसिबल है। कि एक होता है ना कि यार आप ड्रीम करो, सब करो, बट वो पॉसिबिलिटी है या नहीं है आपको नहीं पता। और आप जब एक ऐसे रीजन से हो जहाँ पे उतना जल्दी एक्सेस नहीं है नॉलेज का, ऑल्दो या इंटरनेट है, सब कुछ है, बट आप एक सराउंडिंग में जब रहते हो, सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आप पे। हाँ, सिटीज़ में ऑब्वियसली आपके और फ्रेंड्स है, कितने लोग हैं बाहर हाँ, जो सेटल हैं या फिर जा रहे हैं, तो फिर उनसे बात करके कुछ बात कर करते देता हैं, है। बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। हम्म, और फार्मिंग बैकग्राउंड से है मेरे पेरेंट्स, तो वो भी है कि ऐसे कुछ नहीं है कि उनके जो दोस्त है वो जॉब करने वाले हो या उनमें से बहुत लोग बाहर आए हो, तो हम्म, वैसा एक सराउंडिंग नहीं था कभी। तो हम्म, मेरे दोस्त की वजह से वो चीज़ समझ में आ गई मुझे कि यार पॉसिबल है, कि हम्म, हम भी ये सपना देख सकते हैं कि हम कुछ करें खुद के लिए या कुछ नया रास्ता चूज़ करें। तो मैंने वो पहले तो कंपैरिजन किया कि वहाँ पे अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मैं एमएससी करूँगा या मास्टर्स करूँगा तो मुझे कितना खर्चा आएगा रहने के लिए, वो सारा कैलकुलेशन मैंने किया। बिकॉज वहाँ पे तो पार्ट टाइम जॉब का इजी एक्सेस आपको है नहीं कि पार्ट टाइम में इतना भी कमा पाओ कि आप आपकी खुद के रेंट भर सको। हम्म, बहुत रियलिस्टिकली अगर हमने सोचा वो चीज़, चलो कुछ जॉब्स है जो आप कर भी सकते हो, बट आप कभी कभी नहीं करते बिकॉज वहाँ पे वो शाय नेचर होता है बहुत ज़्यादा। आप हाँ, सोचते हो लोग क्या सोचेंगे, ये होगा ये होगा, बहुत कुछ बहुत सारी होती है, यहाँ के वो सब निकल जाता है। हाँ, यहाँ के जब आप देखते हो क्योंकि रियलिटी जब वक्त की मार पड़ती है तो सब करना सब पड़ता निकल है। जाता है। हम्म, तो रियलिटी आपको पता चल जाती है कि यार करना पड़ेगा, जो है खुद है, करना पड़ेगा। फिर वहाँ ये भी होता है ना कि यार जैसे आपने कहा कि फार्मिंग करते हैं फैमिली में उधर, तो हमारे तो इतनी ज़मीनें हैं, वो इतने सब कुछ फार्म्स है, हैं, हाँ। तो हम तो ज़मींदार लोग हैं, तो एक वो भी एक होता है कि यार कुछ पेरेंट्स भी बोलते हैं, कुछ रिश्तेदार भी, कुछ फ्रेंड्स भी, हम्म, अच्छा तू ये करेगा। हाँ, तो वो एक गिल्ट रहता है, मतलब क्या कहते हैं, झिझक जिसे होती जो है, डर बैठ होती जाता है है। कि यार ये क्या करें, इसका मतलब किस तरह से किया जाए। अब तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है, बस वही है, एक सराउंडिंग वाली बात है, कोई सराउंडिंग, बताने वाला होना चाहिए। फिर क्या हुआ, आपने कंपैरिजन शुरू किया अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, प्लस ऑस्ट्रेलिया कनाडा में कहाँ पर सस्ता है, तो आपने यूके यूके चूज़ किया। चूज़ किया। मैंने वैसे ज़्यादा कंपैरिजन नहीं किया क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था, तो मुझे एक बेंचमार्किंग नहीं था कुछ ऐसे कि कहीं किसी से कंपेयर कर पाऊँ या किसी की प्रोग्रेस देख पाऊँ वहाँ पे। यूके इसलिए जल्दी हो गया, दिमाग में बैठ गया क्योंकि एक दोस्त कर रहा है, प्रोसेस पता चल गई है कैसे ओके, होती है। ओके, चलो कोशिश करके देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो मैंने पहले तो वो कंपैरिजन किया कि इंडिया में एमएससी सबके लिए कितना खर्चा होगा, यहाँ पे कितना खर्चा होगा। तो एक बेसिक खर्चा अगर इंडिया में पकड़ लेना तो 8-10 लाख नॉर्मल खर्चा है। हाँ, फीस, रहना, आपका खाना, मेस, बहुत सारी अगर जो आपको एक कैलकुलेशन अच्छी सिटी में मास्टर रहना है, करना मास्टर्स है। करना है हम्म, तो वो तो मैं बोलता हूँ कि बहुत बेसिक यूनिवर्सिटीज़ का उतना खर्चा है। हम्म। अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी से एमबीए या वो सब कुछ करना चाहो तो 15-20 लाख तो वहाँ पे और खर्चा फिर हो जाता एडमिशन की भी प्रॉब्लम होती है वहाँ है। बाप इंडिया रे, में हाँ, कि सीटें बहुत कम कम है है। और एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो वो, और फिर यहाँ पे कंपैरिजन किया तो पता चला कि यूनिवर्सिटीज़ का एक मार्जिन है कि आपको 15 लाख से 25 लाख तक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएगी। मिल जाएगी ऊपर से हाँ, हम्म, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो डिस्काउंट्स होते हैं हम्म, वो फिर और 2.5 या 3 लाख कम हो जाते हैं, तो आपको 10-12 लाख में तो एक अच्छी डिसेंट यूनिवर्सिटी से तो आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकोगे। हम्म। तो इतना तो टफ नहीं था कि अगर फाइनेंस वाइज भी सोचा जाए तो इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं था कि 8 लाख और हाँ, 12 लाख तो बारह हाँ लाख बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, और उल्टा आपको एक्सपीरियंस आई थिंक बेटर हम्म, मिल रहा है, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है। वो भी एक अच्छी चीज़ थी। ओके, तो फिर वो कैलकुलेशन करने के बाद फिर सोचा, फैमिली ने ऑब्वियसली, पहला तो फैमिली का डिसीजन ना था, इमोशनली वो भी थे कि तुम किसी पास की सिटी में रहोगे तो शायद वीकेंड्स पे घर आओ, हम्म, रहो, इतने दूर जाओगे तो शायद, और इंडिया में जो है वो रिलेटिव्स डर बैठा देते कि लड़का एक बार बाहर गया तो फिर वो बाहर का ही हो जाएगा, हाथ से निकल हाथ से निकल जाएगा, वो कभी रिटर्न ही नहीं आएगा। तो हम्म, वो तो पता नहीं, वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, बट हम्म, वो एक डर है जो उनको भी रहा होगा उस समय। बट उन्होंने भी वो डिसीजन लिया कि मतलब बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस के बाद, बहुत कुछ उनको भी झूठे सपने दिखाने के बाद डिसीजन हुआ कि आ मतलब सकते हैं। अपने अपने झूठे सपने उसमें ऐड ऑन ऐड करके ऑन और करके फिर ओके। जो आई थिंक लोगों ने ये कॉमन कॉमन चीज़ है। कोई भी अगर एक बार माइंडसेट बना लेता है कि मुझे जाना है, हम्म, और लगता है कि हाँ जो जिस तरह से मूवीज़ में दिखाया जा रहा है, जिस तरह हम्म, से यूट्यूब वीडियोस में दिखाया जा रहा है, लोग फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाल रहे हैं या उस तरह से, तो बंदा एक माइंडसेट बना लेता है कि हाँ
वहाँ तो वही चीज़ है जो जो दिखा रही है। शाहरुख खान ने DDLJ में किया, वो खड़े होके, तो हमें भी वही वही करना है, करना है। वही सब चीज़ें। तो अच्छा, तो आपने फिर घर वाले मान गए एट लास्ट। एट लास्ट। तो आपने जो वीज़े का प्रोसेस था, वो वीज़े का प्रोसेस आपने कैसे शुरू किया? आप एजेंट के थ्रू गए या आपने खुद अप्लाई किया, किस तरह से हुआ? प्रो अमीका करके एक एजेंसी है, जिनके थ्रू मैंने अपनी प्रोसेस शुरू करी। ओके वो भी उसी वजह से कि मेरे दोस्त ने भी वही से शुरू की थी, तो मैंने बस उसको फॉलो किया। ओके तो उस बहुत उन्होंने बहुत सिंपल कर दिया प्रोसेस मेरे लिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स थे, आइल्स के लिए भी उन्होंने मुझे हेल्प की। आइल्स के लिए भी उन्होंने मुझे क्लासेस रेफ़र किए, तो मैंने इंडिविजुअल क्लासेस लिए थे, बिकॉज मैं जून में मैंने डिसाइड किया है कि मुझे सितंबर इनटेक में जाना है। ओके। तो मेरे पास 2-3 महीने का पीरियड था, ज़्यादा नहीं बहुत था। शॉर्ट। बहुत शॉर्ट था। हम्म। तो मैंने 1 महीने में ही आइल्स मैंने दी, और मेरा 7.5 आइल्स का स्कोर आया। बस 1 ही महीने वही प्रैक्टिस की थी मैंने। तो वो भी उन्हीं की वजह से हुआ, क्योंकि इंडिविजुअल क्लासेस के लिए उन्होंने मुझे रेफ़र किया था। बाकी सारा प्रोसेस हुआ इंडिविजुअल क्लासेस मतलब 1 to 1? 1-to-1। ओके। उसके उसके बाद भी आइल्स और ये सब उसकी के बाद कितनी फीस थी? 20,000 कुछ उन्होंने मुझे चार्ज किए। विद एग्जाम फीस और वो सब नहीं, अलग एग्ज़ाम से? फीस, एग्ज़ाम जस्ट फीस ट्यूशन? आइल्स की एग्ज़ाम फीस आई गेस 25,000-30,000 वो अलग है। वो तो आप Okay. इंडिविजुअली भरनी पड़ती है। बट हाँ, वो बहुत टफ था एक्चुअली, क्योंकि 3,000-4,000 में ऐसे ग्रुप क्लासेस में जा सकते हो आप बहुत आराम से। बट उतना कम टाइम था, तो ये सोच लिया कि कहीं ना कहीं इसका हेल्प हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, क्योंकि दिन में 2 बार लेक्चर्स होते थे मेरे। फिर उसके बाद मेरी रीडिंग की प्रैक्टिस होती थी, लिसनिंग की प्रैक्टिस होती थी। बहुत सारे टेस्ट उन्होंने मुझे दिए। तो मेरा दिन का लगभग 6-7 आवर्स उसी में चला जाता था, वो प्रैक्टिस, लिसनिंग, रीडिंग प्रैक्टिस करने में। और फिर उसके बाद स्पीकिंग। 1 साल बस इंग्लिश मूवीज़ देख रहा था, सब टाइटल रीड कर करके वो इंग्लिश जितनी आप वो धुन में रहता था। हर रोज़ एक दोस्त को कॉल करता था, उसे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करो उसके साथ 1 घंटा। तो वो एक जोन बना लिया था। कहीं से भी हिंदी मूवीज़ या मेरी रीजनल मराठी मूवीज़ कुछ नहीं देखता था, कहीं से उन आई ना, मतलब बीच में ना ही आई है सारी। आप मुझे ये बताएं कि आपने वहाँ पे आइल्स किया, आपने 1 to 1 क्लासेस ली आइल्स में। आपको क्या लगता है आइल्स आज यूके के अंदर, आप वो जो पढ़ाई की आइल्स की, वो आपके काम आई यहाँ पर यूके के अंदर? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि मैंने और 1 महीना क्लासेस करने चाहिए थे। मुझे लगता है कि बहुत कम समय के लिए क्लासेस किए मैंने। बट मुझे लगता है कि वो जो वोकेबलरी सीखी, सेंटेंस जो फ्रेम करते हैं आप, वो जो चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें सीखी, वो थीसिस लिखने में बहुत काम आई। जो मॉड्यूल्स में जो भी मैंने एसेस लिखे उसके लिए बहुत काम आई, बिकॉज एक डिफरेंट पैटर्न है यहाँ पे वर्ड्स को यूज़ करने का। एक डिफरेंट पैटर्न है सेंटेंस फ्रेम करने का। एकेडमिक लैंग्वेज बहुत अलग होती है रेगुलर लैंग्वेज से। तो एकेडमिक लैंग्वेज को सीखने के लिए वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल कर, मतलब एक रिलेटेबिलिटी कर पाया उसमें, मैं कंपैरिजन कर पाया कि जो सीख रहा था, जो समझ रहा था, जो लिख रहा था, वो या कहीं से मिला है। तो उस चीज़ को एनालाइज करके मैं यूज़ कर पाया। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पर एक्चुअली बहुत आजकल कॉन्वेंट स्कूल से जो बच्चे आते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल से जो बच्चे आते हैं, उनकी वैसे ही इंग्लिश बहुत अच्छी होती है आज। हाँ, नो डाउट उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, पर आइल्स इज नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश। उसमें जैसे आपको एक फिगर दे दी या ग्राफ दे दिया कि इसको एक्सप्लेन करो, राइट। ठीक है, वो भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर जो एकेडमिक जब असाइनमेंट लिखते हैं तो उसमें बहुत काम आती है। तो बहुत, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि अगर आपने कोई फिगर या टेबल डाली है तो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट एज वेल। ऐसा नहीं है कि बस फिगर डाल दी और बस छोड़ दिया तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे उनके मार्क्स जो है कम हो जाते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते। और आइल्स में वो सिखाया। एक चीज़ और, बार्कलेज बैंक जो है, अगर आप उसमें जॉब अप्लाई करें बार्कलेज बैंक में, तो उनका पहले एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, और उसमें सारे वही क्वेश्चन हैं जो आप आइल्स में करते हो। ये वाला ग्राफ दे दिया, इसको आपने 3 मिनट का टाइम होता है और टाइमर चल रहा होता है, आप उसको करो 3 मिनट के अंदर, उसको एक्सप्लेन करके वहाँ पे टेक्स्ट लिखो। फिर उसको आपको 10 मिनट का टाइम दे देंगे, कुछ और टेस्ट दे देंगे उसके अंदर। तो इस तरह से वो आई थिंक 2.5 to 3 आवर्स का टेस्ट होता है। लेकिन बार्कलेज बैंक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे जिनको जॉब मिली है और जिनको स्पॉन्सरशिप भी मिली है बार्कलेज बैंक से। बार्कलेज बैंक बहुत अच्छी बहुत जल्दी स्पॉन्सरशिप भी देता है। पर डिपेंड करता है कि अगर आपने वो टेस्ट क्लियर कर लिया, देन सेकंड स्टेज पे वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपको सीवी देखेंगे, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो उनके 4-5 इंटरव्यू 4-5 स्टेजेस में चलते हैं। ओके, तो
फिर आपने वो एजेंट वीज़ा टाइम ऑन टाइम हो गया आपका वीज़ा? बहुत डिले प्रोसेस हुई। सितंबर मेरे हाथ से निकल गया था बिकॉज आइल्स में और उसमें वो सारी प्रोसेस करने में, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में बहुत सारा समय निकल गया। तभी आप मार्च में आए मार्च, बाद फिर मैंने मार्च का प्लान किया एक्चुअली, Okay. क्योंकि मार्च बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ थी। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैन और सितंबर इंटेक देती है। में? तो जैन इंटेक के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस डाले, पर वो भी एक्चुअली बहुत लेट हो चुका था। बहुत यूनिवर्सिटी से तब तक सीट्स फुल हो चुकी थी। तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे सैलफर्ड है उससे 4 अलग अलग इंटेक्स हैं उनके पास। तो मार्च भी है, जून भी है, तो मार्च भी निकल गया। मार्च तक मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सेस नहीं आए। फिर सैलफर्ड का रिस्पॉन्स आ चुका था मुझे, तो मार्च में वो रिस्पॉन्स कंटिन्यू करने के लिए शायद उन्होंने वो डिले किया फिर से, कि वहाँ पे भी सीट्स फुल हो चुकी थी। तो जून में जा कर के मुझे एडमिशन मिली। ओके। तो तब का जो पीरियड मिला मुझे, मैंने तब इंडिया में एक जॉब भी करी और तब मैंने SAP का सर्टिफिकेशन भी किया। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा हेल्प किया मुझे, वो जो 6 मंथ्स पीरियड जो मुझे मिला, तो तब मैं ज़्यादा नेटवर्क बिल्ड कर पाया यहाँ से। मतलब मुझे लगता है कि पॉसिबल है सोशल मीडिया की वजह से। आप देख सकते हो कि कौन है वहाँ पे, क्या है। तो वो जो डिले था दैट वाज फॉर यू गुड, फॉर यू गुड, या जिसको हम बोलते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपने जॉब का एक्सपीरियंस मिल गया वहाँ पे, और आपको हाँ। फिर आपने SAP भी कर लिया SAP वहाँ भी पर, कर लिया। साथ के साथ आइल्स तो आपका हो ही गया हो गया था। था। तो दैट वाज रियली गुड। तो आपको वो एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर बहुत काम आया। तो CV में एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो कीवर्ड्स हो, क्योंकि अगर SAP की रिक्वायरमेंट है तो आपके CV में होनी चाहिए SAP, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो सॉफ्टवेयर का नॉलेज बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया। तो अभी मुझे लगता है कि और भी बहुत ऑप्शंस थे सीखने के लिए। जैसे अब भी मुझे लगता है कि मास्टर्स के बाद बहुत सारे मॉड्यूल्स है जो आप सीख सकते हो। यहाँ पे सिप्स का सर्टिफिकेशन को भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और एक्चुअली सिप्स का सर्टिफिकेशन उतना ही टफ है जितना मास्टर्स है। वो डिप्लोमा जो भी आप करते हो, लास्ट जब हमने पॉडकास्ट किया सुकेत शर्मा के साथ में, तो सुकेत का भी जो उन्होंने जो मास्टर प्रोग्राम चूज़ किया उसका यही एक रीज़न था, क्योंकि वो सिप्स से एक्रेडिटेड था। जो एक्रेडिटेशन था तो उनको मास्टर के साथ में सिप्स का भी उनको मेंबरशिप मिली, तो वो भी एक सर्टिफिकेशन हो गया उनका। तो वो उन्होंने खुद बोला कि वो मेरे को बहुत काम आया। डेफिनेटली। और क्योंकि वो सप्लाई चेन से, वो भी सप्लाई चेन से थे, तो उसने अभी वो बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं। तो अगर आपको वो पॉडकास्ट अगर आपने नहीं देखा है सुकेत शर्मा का, तो वो यूट्यूब चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं। लास्ट वीक का ही पॉडकास्ट है, जिसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने सिप्स और सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड दी है। यस, सिप्स का हुआ, और आप मास्टर्स की बात कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें हैं जिनसे आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। बट नॉट जस्ट जॉब मिलने में, मुझे लगता है कि आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपको किस सेक्टर में काम करना है। लोगों को बस जॉब चाहिए, मतलब बस है कि जॉब चाहिए, कहीं से कैसे भी मिल जाए। तो सिर्फ मास्टर के बेस पे जॉब अप्लाई करते हैं कि मास्टर पे जो हमें नॉलेज मिला है। आई नो कि मास्टर्स बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कुछ आप सीखते हो, बट सब कुछ नहीं सीखते। बहुत सारी कंपनीज की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी लीन सिक्स सिग्मा है, उसके बाद ISO है। ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तो ये बहुत हेल्प करती है आपको आगे जा करके जॉब मिलने में। यहाँ पे स्टूडेंट्स को लिंक्डइन का फ्री एक्सेस मिलता है। उसके ऊपर भी काफ़ी सारे कोर्सेज किए जा सकते हैं। हाँ, मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि अगर मतलब लिंक्डइन के ऊपर ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, जाके करो, क्योंकि फ्री मिल रहा है अभी। बिल्कुल। जो कि आपको कम से कम अगर 25 पाउंड 30 पाउंड में मिलता है, जो कि 2200 रुपये पर मंथ में हो गया, तो आप वहाँ पे फ्री करने को मिल रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो क्यों नहीं। और कुछ वैल्यू ऐड ही हो रही है ना CV के ऊपर। आप ये बताएं, आपका फिर वीज़ा हो गया, तो जब वीज़ा हुआ तो आपने यही बताया कि आपने कैलकुलेशंस की थी कि फ़ीस इतनी होगी, कहाँ पे सस्ती मिलेगी कहाँ। उस टाइम पे यहाँ आने से पहले क्या माइंड सेट था, क्या आपकी थिंकिंग थी कि आप कितना अर्न कर सकते हो UK के अंदर? कुछ आपने ऐसी कैलकुलेशंस वगैरह की थी कि मैं 20 घंटे काम करना है तो कितना पैसा मिलेगा और कितना खर्चा होगा, कुछ ऐसे किया था? वो जर्नी एक्चुअली बहुत अच्छी रही है। वो जर्नी शेयर करना भी मेरे लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग है, क्योंकि मैं जब आया तो मेरे पास आई गेस 500-600 पाउंड थे तब। और मैंने डिसाइड किया था कि इसके बाद घर वालों से नहीं मांगूंगा। मेरी अकोमोडेशन भी जो थी, बिकॉज मैं समर इंटेक में आता, तो समर इंटेक में बहुत सारी अकोमोडेशन कम होती है। सितंबर की इंटेक में या जैन इंटेक में आप आओ, बहुत सारे अकोमोडेशन, स्टूडेंट अकोमोडेशन आपके लिए अवेलेबल होती है। तो मुझे सिर्फ 2.5 महीने की अकोमोडेशन मिली थी।
पर उसके बाद मुझे एक्चुअली वो भी लगता है कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल था वो इतना अच्छा अच्छा वो था। सॉरी 2.5 महीने इसलिए क्योंकि वो समर वेकेशन थी तो समर आपको वेकेशन छोड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा से आप आ दोबारा सकते हो। से। तो वो समर वेकेशन में आपको कहीं और रहना था, वो खाली कर देते हैं अकोमोडेशन बिल्कुल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो वो मतलब बहुत कम रूम्स होते हैं उसमें भी, बट मिल जाती है। हम्म तो वो 2.5 महीने के पीरियड मिल जाती है, बाद में आपको अपना अकोमोडेशन अकोमोडेशन ढूंढना है। तो उसके बाद मैंने प्राइवेट ढूंढा ऑब्वियसली। और मैंने कोशिश करी कि पार्ट टाइम मिल जाए। तो शुरुआत तो वही करी, इंडीड, जो सब करते हैं, बनाओ सीवी और डालो। और कोई रिस्पांस नहीं। फिर किसी से सुना कि डोर टू डोर जाओ, सीवीज दो। फिर डोर टू डोर जाके सीवीज देना चालू कर दिया। तो उससे भी कुछ हेल्प नहीं हुई। बट मेरा एक दोस्त था जिसने बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे। तो उस वजह से मुझे हेल्प हुई, क्योंकि उसने जब बताया कि आप सिर्फ इंडीड पे एप्लीकेशन कर रहे हो, पर कंपनी की ऑफिशियल साइट्स भी होती है जिस पे आप एप्लीकेशन डाल सकते हम्म हो, और वहाँ से भी शायद आपको जल्दी रिस्पॉन्स आ जाए। तो उसको भी बहुत अच्छे से उस पर रिस्पॉन्स आया था। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि जहाँ पे इंडीड पे मुझे जो कंपनीज दिख रही है, मैं उनके ऑफिशियल साइट पे जा कर के वो जॉब पोस्ट देखूँ। जब ये किया तो मुझे पार्ट टाइम्स के लिए रिस्पॉन्सेस आने लगे। शुरुआत मैंने भी वही की थी, रेस्टोरेंट्स या फिर वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस में बहुत टफ काम था। मैं पहले दिन गया, मैंने काम शुरू किया। 25-25 किलो की बोरियां उठानी थी वहाँ पे, बक्से बक्से उठाने थे बड़े बड़े। तो पहले ही दिन वो हो गया कि इतना थक गया कि सोचा कि ये नहीं करना, ये नहीं हो पाएगा। इससे तो खेत में ही काम कर ले। ऑब्वियसली। तो बट ये था ना, ये खुद खुद को ये बता के रखा था कि इसके बाद नहीं किसी से मांगना है। बट उसके बाद फिर यहाँ पे एजेंसीज के बारे में मुझे पता चला। यहाँ मिंट और आर्क करके एजेंसी है जो हॉस्पिटैलिटी में आपको जॉब्स देती है। ओके। शिफ्ट्स आपको वहाँ से मिलती है, और रैंडम आप उठा सकते हो शिफ्ट्स। ऐसा नहीं है कि आपको जिन लोगों को ऐसा स्पेसिफिक टाइम पीरियड में काम नहीं करना पार्ट टाइम के, ये शिफ्ट्स है 9 to 5 या फिर नाइट शिफ्ट्स है कुछ है, वो नहीं करना है, उन लोगों को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मिंट या आर्क से आप ज्वाइन कर लो, कोई मेंबरशिप चार्जेस नहीं है, आप ज्वाइन कर लो। और उसके बाद वो उनका एक सॉफ्टवेयर है या ऐप है जिस पे आपके अलग अलग जॉब रोल्स आते रहते हैं, और नॉर्मल शिफ्ट होती है। जैसे जब कॉमनवेल्थ गेम यहाँ पे हुए हुए थे, तब मैंने वहाँ पे हॉस्पिटलिटी की शिफ्ट्स की थी। उसके बाद ओल्ड ट्रैफर्ड जो है हमारा क्रिकेट ग्राउंड, वहाँ पे जब भी मैचेस होती है तो वहाँ की शिफ्ट्स अवेलेबल होती है। फुटबॉल ग्राउंड्स पे शिफ्ट अवेलेबल होती है। यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं उसमें जो बार बॉय होता है या फिर जो काम होते हैं वो हॉस्पिटलिटी के, वो सारे अवेलेबल होते हैं। आपने किया वहाँ हाँ वो सब। पर यूनाइटेड यूनाइटेड में भी? यूनाइटेड में नहीं कर पाया, बट लैंकाशायर में किया। और फ्री में मैच भी देख ली। अच्छा। तो वो एक प्लस पॉइंट है। एक्चुअली मैंने भी की है। हम्म, मैंने मैन यूनाइटेड में की है। nice। वही जो हॉस्पिटैलिटी की नहीं की, लेकिन मैच डेज वाली की है मैंने। हम्म, तो मैं कियोस्क लीडर था, टीम लीडर उस टाइम पे। तो मेरे साथ में और काफ़ी सारे और भी लड़के थे जो जाते थे। हम तो मेरे पास गाड़ी थी तो हम पाँच पाँच जने गाड़ी में आते थे, 5 जने तो हम जाते ही थे। तो हम एक वो क्या करते थे कि वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट निकालते हैं। बराबर हाँ। तो वेबसाइट पे जाके आप कर लो कि हाँ मुझे ये शिफ्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। आपके पास फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये शिफ्ट निकली है। आप जाके वेबसाइट पे उसको रजिस्टर कर लो। तो आपकी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, आपने Flexibility करनी है है, तो करो, obviously। नहीं करनी है तो मत करो। सेम चीज़ मैनचेस्टर अरीना, जो कि अभी O2 अरीना है, AO अरीना। तो इस तरह से और भी एक अपोलो है, अपना ट्रैफर्ड ग्राउंड है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है। है, मैनचेस्टर सिटी है। वैसे बहुत सारे हैं जिसमें भी स्टेडियम्स आप में, हाँ कर सकते हैं। तो ये हम मैनचेस्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन यूके के अंदर तो बहुत ही सारे हैं। जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको कहीं ना कुछ मिल जाएगा। कोवेंट्री में ग्राउंड्स हैं, आपका वुल्वरहैम्पटन में है, बर्मिंघम में है। तो हर जगह पर क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड्स है, वहाँ पर आपको इस तरह की शिफ्ट मिल जाती है। ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये आजकल के जो लोग यहाँ पे आते हैं वो इतना जल्दी, मतलब पार्ट टाइम मिलना भी थोड़ा सा टफ है कि सबको तो नहीं मिलेगा। बट ये एजेंसीज हेल्प करती है उस चीज़ में। बट उसके बाद फिर मुझे अच्छा जगह पे रोल मिला पार्ट टाइम में मेरे। फिर वो 20 आवर्स, और जब छुट्टियाँ थी तब 40 आवर्स, वो सब कुछ निकल गया। और फिर मैंने कुछ फीस भी अपनी पे कर पाया मैं उससे, अच्छा, अकोमोडेशन पार्ट टाइम में से काम से। गुड। क्योंकि फिर आप मतलब मैंने वो नहीं किया ना कि आप घूमो और पैसा खर्चा करो या कुछ। मैंने वो प्रॉपरली प्लानिंग करी, फाइनेंशियल प्लानिंग करी कि रेंट में इतना जा रहा है, ग्रोसरीज में इतना जा रहा है, तो आपके पास कितना बचता है। उसमें आप कुछ एक वो जो 30-20 जो भी कुछ रूल होता है आपका, आप में से 100 में से सेक्शंस करते हो। या
तो वो रूल भी फॉलो किया कि 30% आपकी जो जाए नेसेसिटीज़ में जाए वो सारी। 30 40 20 समथिंग हाँ, ऐसे तो कुछ ऐसे। तो वैसे वाले रूल्स भी थोड़े थोड़े अप्लाई किए वो, हालांकि मैं इतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं था तो ज़्यादा देर तक उनको नहीं फॉलो कर पाया, बट एक सेक्शन मैंने रखा था जहाँ पे इन चीज़ों के लिए सेविंग्स थी हमेशा से। तो मतलब आप पार्ट टाइम काम कर रहे थे 20 आवर्स? 20 आवर्स। तो उसमें आप की इनकम इतनी थी कि आप थोड़ी थोड़ी अकोमोडेशन फीस ये पे कर रहे थे, क्या? और साथ में आपका खर्चा भी चल रहा खर्चा था निकल ग्रोसरी रहा का, और सेविंग भी कर रहे थे थोड़ी हाँ बहुत। थोड़ी सी। तो वो तो मैं मतलब आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, वो कहते हैं कि यूके आओ ही मत, यहाँ हाँ। जॉब्स ही नहीं है, यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जो लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते और खुद को बदलना नहीं चाहते, हम्म, क्योंकि इंडिया से जब आप आते हो तो आप एक माइंडसेट लेके आते हो, हम्म, वो माइंडसेट यहाँ आके आपको बदलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैंने भी वो लाइफ देखी थी, मैं वो लाइफ देख के मैं यहाँ पे आया था। वो जो क्लबिंग करते हैं, फिर लड़कियों के साथ घूमते हैं, फिर उसके बाद आप दोस्तों के साथ अच्छी अच्छी जगह जाकर फ़ोटो खींचते हैं, हम्म, तो वो सारी चीज़ें भी थी। बट शुरुआत में जब मैंने दोस्तों के साथ वो इन्जॉयमेंट करने की कोशिश करी तो मैं समझ गया कि इससे लॉन्ग टर्म में मेरे कुछ हेल्प नहीं होने वाली। लॉन्ग टर्म में मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए तो कुछ नहीं है ना। नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट, पर नेटवर्किंग बाकी अलग जगहों से भी हो सकती है। यूनिवर्सिटीज़ में इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, बाहर इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, वहाँ से भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्लबिंग करो। तो मुझे लगा कि वो एक चीज़ है। उसके बाद ये भी कि खर्चे मैनेज भी करने पड़ते हैं। बहुत सारे यहाँ पे सुपर स्टोर्स है, लिडिल, टेस्को, जहाँ से आप बहुत सस्ते में भी चीज़ें ले सकते हो जो आप बाहर से बहुत महंगी ले रहे हो। बहुत महंगी ले रहे हैं। खाने पे बहुत खर्चा होता है, सबसे ज़रूरी बात। तो आप बाहर खाने पे लड़का हो लड़की हो, खाना बनाना सीख जाओ, बहुत पैसा बचता है। आई थिंक हमने डोंट रिमेम्बर मैंने किससे बात की थी, शायद पूजा से पॉडकास्ट किया था पूजा के साथ में, तो उस तब बात की थी, तो वो खाने की बात हमारी हुई थी कि कितना खर्चा होता है उसके अंदर। रेस्टोरेंट में इजीली आपका एक मील 10 पाउंड कहीं नहीं जाते। आप आज की डेट में अगर आप छोटा सा मील, अगर यहाँ का जो लोकल मील है ना, फिश एंड चिप्स या एक बर्गर, चिकन बर्गर मील अगर आप ले लें तो 5 पाउंड कहीं नहीं है, वही है एक टाइम का, और वो भी आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी का नहीं मिलेगा 5 पाउंड वाला। अगर आप 10 पाउंड पे जाएंगे तो शायद थोड़ा सा आपको अच्छा मिल जाए। KFC, मैकडोनल्ड, जो कि हम कहते थे कि रीजनेबल फूड मिलता है, आज की डेट में एक मील उस पर 11-12 पाउंड से कम नहीं है। तो खाने के लिए बहुत खर्चे हैं, तो खाना बनाना एक बहुत जरूरी है। और दूसरा, क्योंकि घर के खाने की याद भी आती है तो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सीख सकते हैं, खुद कर सकते हैं। खुद बनाने में इतना खर्चा नहीं होता। और मैनचेस्टर में स्पेशली बोलूँगा मैं, यहाँ पे है कुछ जगह जहाँ पे इंडियन स्टोर्स या फिर एशियन स्टोर्स नहीं है, बट मैनचेस्टर में बहुत सारे इतने हैं कि आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ जो आपको इंडिया में मिलती है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। आपको हर चीज़ बना सकते हो। आपके जब आपने ये चीज़ बात की ना खाने की और ग्रोसरीज की, मुझे अपनी 2 इंसिडेंट याद आ गए। पहला इंसिडेंट तो ये कि जब मैं आया यहाँ पे 2004 में, तो मैं कैसल एरल में रहता था, वो अभी तो वो विलेज ख़त्म हो गया। तो मेरे साथ में 4-5 इंडियन लड़के थे, और भी पाकिस्तानी अलग अलग जगह से फ्रेंड्स बन गए थे। तो हमारे साथ में एक ऑफ लाइसेंस था, जैसे कि ऋषि ने बताया ना कि आप लिटिल टेस्को से यहाँ से ले सकते हो, तो हमारे साथ में एक ऑफ लाइसेंस था, जो कि एक लोकल शॉप होती है, जैसे हमारे किराने की दुकान होती है, यहाँ पे ऑफ लाइसेंस बोलते हैं उसको। तो वहाँ से जब हम खाना बनाते थे, वीक में 1-2 बार हम करते थे कि यार आज पराठे खाने का दिल कर रहा है, तो वो भी हम बड़े, कभी बताऊंगा कि बड़े तरीके से उसके गोल करके बोल से काट के, क्योंकि हमसे बेलने आते नहीं थे। तो खैर वहाँ से हम प्याज लेकर आते थे, तो एक प्याज उस टाइम पे 30 पैनी की प्याज देता था वो हमें। 30 पैनी मतलब कि 30 रुपए की एक प्याज उस टाइम पर, जो कि बहुत महंगी थी। और हमारे से 2 किलोमीटर दूर चीतम हिल एरिया था, जहाँ से हम जितनी मर्जी एशियन ग्रोसरी ले सकते थे, जहाँ पे 1 पाउंड की 10 किलो प्याज आते थे उस टाइम पे। बराबर 1 पाउंड की 10 किलो, और वो 30 पैनी 1 पाउंड की 3 प्याज दे रहा था हमें। वो हमें इतना मतलब लूट रहा था वो हमें इतनी तरह से। तो जब मेरे वाइफ और बेटा आए, ये उसके मेरे से 6 महीने बाद आए, तो हमें किसी ने बताया
कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ग्रोसरी शॉप है। हम भी लोकल मार्केट से ही, टेस्को वगैरह से ही ले रहे थे। उस टाइम तो बहुत सस्ता था टेस्को वगैरह, 20 पाउंड में पूरे वीक की ग्रोसरी हो जाती थी उस टाइम पे। तो हमें पता चला, तो उस टाइम पे हमारे पास गाड़ी नहीं थी। ये आए थे जस्ट, मतलब इनको कुछ ही दिन हुए थे। तो हमने टैक्सी की, 3 जने थे, और वहाँ पे कोई बस भी नहीं जाती थी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से। तो टैक्सी की, हमारे टैक्सी में लगे 2.5 पाउंड जाने के। वापस हम आए, टैक्सी में 2.5 पाउंड लगे। अच्छा, टैक्सी भी फर्स्ट टाइम की, हमें पता भी नहीं था टैक्सी को बुक करना पड़ता है यहाँ पे। मतलब टैक्सी आप ऐसे ही हाथ दे के नहीं रोक सकते एम्बुलेंस, वो ब्लैक कैब हो। प्राइवेट टैक्सी जो है आपको बुक करनी पड़ेगी, यूबर या कुछ भी जैसे बुक करते हैं वो बुक करनी पड़ेगी। तो वहाँ से 2.5 पाउंड जाने में, 2.5 पाउंड आने में। आप गेस करो हमने कितने का सामान लिया होगा वहाँ से। और वो सामान हमारा पूरा 1.5 से 2 वीक चला। हमने जो शॉपिंग की वहां से 1.5 पाउंड की शॉपिंग की, 5 पाउंड टैक्सी में खर्च करके। अब वही चीज यहाँ पे लेते तो शायद 10 पाउंड हो जाती। 10 पाउंड वो आज की डेट में उतनी शॉपिंग, हमारे हम 2 बैग भर के ले आए थे क्योंकि सब्जियां थी मेन उसमें। तो आज की डेट में अगर हम सब्जी लेने जाए 100 तो हो ही जाएगा, तो आराम से 25-30 पाउंड तो कहीं नहीं गए अगर हम दो तीन ही सब्जियां ले रहे हैं। वो तो है। 2 बैग का तो वो 200 तो हो ही जाएगा। हाँ, बहुत बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ गई अब तो। खैर एनीवे, हम लोग बात कर रहे थे आप ग्रोसरी वगैरह वो सब, तो आपने वो चीज़ लर्न की यहाँ पे आके। जब आप यूके के अंदर आए, आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था यूके पहुँच के? जब आप आए तो आप क्या लग रहा था? आप कौन से एयरपोर्ट पे आए पहले तो ये? मैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे आया था। मैनचेस्टर एयरपोर्ट। उसके बाद बाहर आके यूनिवर्सिटी, सैलफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो कैब प्रोवाइड करती है। वो पहले आपको बुक करनी पड़ती है। हाँ। तो वो मैंने बुक की और फिर मैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में पहुंचा। वो सीधा आपको अकोमोडेशन में छोड़ देते हैं, स्टूडेंट अकोमोडेशन में। तो अकोमोडेशन में पहुंचा, मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा शॉक हो जाऊँगा मैं अब्रॉड आकर के, क्योंकि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अलग होगा, सब कुछ होगा, हवा में गाड़ियाँ उड़ रही होंगी ऐसा कुछ। बट वो नहीं था इतना जितना मैंने इमेजिन किया था, वो नहीं था। हालांकि मुझे ये लगता है कि बिकॉज ऑफ इंडिया ऑलरेडी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे इतना डेवलप हो चुका है, अब उतना ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखता। शायद मैं 10 साल पहले आता या 20 साल पहले आता, शायद थोड़ा सा वो डिफरेंस मुझे दिखता, थोड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट हो जाता मेरे लिए। बट वो नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी देख, पूना, मुंबई, बैंगलोर, ये सारी सिटीज़ ऑलरेडी इतनी डेवलप हो चुकी है कि नहीं लगता अभी आपको वो फील नहीं होता। तो शायद मुझे लगता है कि मुंबई में आपको लगेगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग से वो सब कुछ, ये आपको कम लगेगा उसके सामने, क्योंकि यहाँ पे तो छोटे छोटे घर हैं, 2 स्टोरी 3 स्टोरी हाउसेस है यहाँ पे। तो वो लगा, क्लीनिनेस देख के बहुत शॉक हो गया कि रास्ते इतने क्लीन है, लोग इतने डिसिप्लिन्ड है, वो देख के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी मुझे कि एयरपोर्ट से लेकर जब शुरू किया मैंने अपनी जर्नी अकोमोडेशन तक, मुझे 20-25 मिनट लगे, मैंने एक भी हॉर्न नहीं सुना रास्ते में। वो मुझे बहुत अजीब लगा शुरुआत में, बट फिर मैं पहुंच गया और फिर उसके बाद सेटल हुआ। दोस्त यहाँ पे था पहले से, तो कुछ दोस्त और भी बनाए थे ऑनलाइन और वो सब कुछ, तो वो उन्होंने फिर हेल्प की। तो नेटवर्किंग आपने इंडिया में शुरू कर दी थी। ओके। वो मुझे लगता है कि सबने वो करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद शुरुआत के 15 दिन तो आपको ये समझने में लग जाते हैं कि आसपास आपके है क्या। बसेस जैसे है, बसेस के टिकट्स कैसे होते हैं, बसेस कहाँ पे आती है, किस टाइम से किस टाइम आती है। सिटी मैपर जैसे एप्लीकेशन है, गूगल मैप से तो आप देखते ही हो जब आपको जाना है, बट सिटी मैपर ऐसा एप्लीकेशन है जो लाइव अपडेट देता है आपको बसेस का, अगर डिले है, कुछ है, क्या है। तो वो सारी चीज़ें समझने में वक्त लग जाता है। जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको पहला है जो घर के सारे सामान आपको चाहिए, बेडिंग से लेकर के। तो प्राइमार्क जो सबसे सस्ती लोकेशन आपको यहाँ पे पता है, तो वो दोस्तों को वैसे पता चला। शायद अगर नहीं नेटवर्किंग करता, नहीं दोस्त बनाता, तो शायद वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो दोस्त ने फिर वो पहली चीज़ की कि फिर बस कैसे पकड़ी जाती है, या बसेस में टिकट्स कैसे निकालते हैं, डे राइडर्स क्या होता है, सिंगल टिकट क्या होता है, वो चीज़ें फिर उन्होंने मुझे समझाई। जो आजकल यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो ना, कि आज जाओ तो फिर BRP कलेक्ट करो, यूनिवर्सिटी से ID कलेक्ट करो, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल देखो, अकोमोडेशन, वो सब कुछ। इसके आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ज़रूरी है वो देते नहीं। जैसे कि यही है कि आप यहाँ पे आने के बाद
ये ऐप्स कौन से यूज़ करने हैं, जैसे ऊबर यहाँ पे भी है, ऊबर ईट्स है आपको खाने के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए। फिर सिटी मैपर है जो आपको आसपास के लोकेशंस पे बसेस के लिए हेल्प करता है। फिर यहाँ पे रेलवेज़ में अगर आप रेल कार्ड लेते हो, इफ़ यू आर बिलो 30 तो आपको रेल कार्ड मिलता है, तो हर टिकट्स पे आपको डिस्काउंट मिलता है। और साल का 30 पाउंड आप भरते हो सिर्फ। हाँ, और वो बहुत मैसिव डिस्काउंट होता massive है, discount होता छोटा है। मोटा डिस्काउंट नहीं है, उसमें बहुत फायदा होता है। 50% to 40% डिस्काउंट है उसमें, देखा जाए कैलकुलेट किया जाए तो। हाँ। तो वो बहुत बहुत बड़ा है। वो चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जब आते हो तो आप यहाँ पे कमा नहीं रहे हो। घर जो मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए वो बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, बिकॉज उन्होंने सोच के रखा होता है कि आते ही पार्ट टाइम मिल जाएगा, आते ही सब कुछ करेंगे। आते ही बहुत पहले एक महीना तो मैनेज करना पड़ता है, पहले एक महीना तो बहुत मैनेज करना पड़ता है। फिर रेस्टोरेंट्स जो है वो समझने के लिए, फिर यहाँ पे जो सुपर स्टोर्स है, कौन से सस्ते हैं, कौन से सस्ते नहीं है, क्या कौन सी चीज़ें वहाँ पे मिलती है। फिर जो आपके लोकल स्टोर्स होते हैं, मतलब एशियन स्टोर्स है, वो सारी चीज़ें। फिर आपको बाकी की जो चीज़ें खरीदनी है, बेडिंग और ये सब कुछ खरीदना है, प्राइमार्क जैसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो, ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी होता है। एक्चुअली वो यहाँ आने के बाद आप समझ जाते हो, बट उसके लिए फिर 15-20 दिन आपके चले जाते हैं, वो सब तब तक काफी खर्चा भी हो खर्चा हो जाता है already। जिस तरह से आपने कहा कि आप लाइक 500 लेकर आए, तो आपके लिए तो उस तरह की चीजें बहुत जरूरी थी कि कहाँ पर पैसा बच सकता है उस टाइम पे, और जॉब भी नहीं है शुरू में, तो और आपको बेडिंग वगैरह वो सब चीजें खरीदनी है। हाँ। तो उस तरह की, हाँ, और आई थिंक इसीलिए ये वन ऑफ हमारा एम है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आपको यूके आने से पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपको कहाँ से कौन सी चीज़ करनी है। तो इसीलिए हम ये चैनल हमने शुरू किया है, ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन हो। जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं, मतलब फिजूल की स्ट्रगल जो हमने की, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती तो शायद हम ज़्यादा बेटर कर सकते थे, ज़्यादा सेविंग कर सकते थे। कभी ऐसा भी हुआ कि आपने सोचा हो कि यार छोड़ो, बस में 2 पाउंड लगेंगे, पैदल ही चलता हूँ? हाँ, बहुत बार एक्चुअली तो देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे आप एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाओ फिर भी 2 पाउंड आप भर रहे हो। हाँ, उतना आप चल सकते हो, और वो चाहे वो 50 कदम 100 कदम दूर कुछ भी हो। स्टॉप हो। हाँ। हाँ। तो बसेस का बहुत मतलब आप ठीक बस से में चढ़े तो 2 पाउंड 2 लगेंगे। पाउंड भरना पड़ेंगे। हम्म। हर जर्नी आपको घर से निकलते वक्त प्लान करनी पड़ती है, भले आप कहीं पे भी जाओ। जब दोस्त बन जाते हैं तो हाँ, फिर तो कुछ मैटर नहीं करता, आप चल के जाओ जैसे जाओ, वो आराम से हो जाता है, बिकॉज दोस्तों के साथ आप गप्पे लड़ाते हुए ये सब कुछ करते हुए। यूनिवर्सिटीज़ में आते ही इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आते ही इवेंट्स होते हैं। हालांकि इंडिया की तरह वो फ्रेशर्स पार्टीज़ और वो सब कुछ नहीं होता बहुत ज़्यादा, हर यूनिवर्सिटी का वो कल्चर नहीं है, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इवेंट्स होते हैं और बहुत सारे क्लब्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो आते ही मुझे लगता है कि मतलब आईडी, बीआरपी, NI नंबर, रजिस्ट्रेशन, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीपी रजिस्ट्रेशन भी वो जैसे ही आप कर लो, वो जैसे आप ख़त्म कर लो, सबसे बड़ा चीज़ ये कर लो कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जो ग्रुप्स है, जो सोसाइटीज़ है, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो और उनके साथ आप ज्वाइन हो जाओ। ज़्यादा फीस होती नहीं है उनकी, कुछ सोसाइटीज़ के तो 4 पाउंड 5 पाउंड एनुअल उनकी मेंबरशिप्स होती है, कुछ की फ्री भी होती है, पर उसमें आपका एक नेटवर्किंग बन जाता है। एक बार नेटवर्किंग बन जाता है तो फिर उतनी ज़्यादा घर की याद नहीं आती आपको, फिर आप आराम से उनके साथ चीज़ें प्लान कर सकते हो, इवेंट्स प्लान कर सकते हो। तो वो एक मुझे लगता है कि वो चीज़ भी याद में रखनी चाहिए कि आने के बाद यहाँ पे वैसी वाली भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आपको अकेला नहीं रहना पड़ेगा। ज़रूर आप इंडिया से थोड़े नेटवर्क बना के आओ, बट यहाँ से भी वो इजीली बन सकते हैं, बस वही घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर में बैठ के तो ये चीज़ें नहीं होने वाली। तो वो एक मैंने आके वो इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन सोसाइटी भी वापस शुरू करी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा नेटवर्क बना। और फिर मुझे यहाँ पे लगता है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और लोगों को वो समझनी चाहिए कि आपको लगता है कि आपके आइडियाज़, आपके वॉइस मैटर नहीं करते, पर यहाँ पे हर बंदे की आइडियाज़ और हर बंदे का वॉइस मैटर करता है। वो इम्पोर्टेंस देते हैं आपको, आप बस जाओ, बोलो, हेल्प सीख करो, हेल्प मिलती है यहाँ पे हेल्प हर चीज़ की मिलती है। आपको बस जा कर के पूछने की हिम्मत करनी है और बहुत आसानी से मिल जाती है। तो फिर हमने वो इन्फॉर्मेशन निकाली और फिर इंडियन सोसाइटी शुरू करी, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे, और हम लकी थे कि 150 से 200 मेंबर्स हुए थे हमारे सोसाइटी में, और अब तो उससे भी ज़्यादा है जब हम यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे की जा सकती है।
बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे की जा सकती है, कल्चरल इवेंट्स होते हैं। बहुत सारी यहाँ पे अब जा कर के इंडियन ग्रुप्स बने हैं जो होली, दिवाली, छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे जो हिंदू टेम्पल्स होते हैं उन टेम्पल्स में जा कर के आप मतलब गुरुद्वारा है, टेम्पल है, वो मंदिर है, वहाँ पे जा कर के आप वहाँ पे भी एक ग्रुप बना करके एक नेटवर्किंग वहाँ बिल्ड कर सकते हो, जो बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पे भी। हाँ, और आपको दूसरा वहाँ पे कम्युनिटी के लोग भी मिलेंगे जो यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं। गुरुद्वारे में आपको हर सैटरडे संडे वहाँ पर लंगर होता है। वैसे तो आप कभी भी जा सकते हैं, लंगर आपको मिलेगा गुरुद्वारे में, लेकिन इवेंट्स होते हैं उस टाइम पे, शब्द कीर्तन वगैरह वो सब। मंदिर में भी हर एक त्यौहार के ऊपर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, 100% कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता है। कोई भी पूजा होती है, जैसे पूर्णिमा हो गया तो उस दिन श्री सत्यनारायण कथा वहाँ पे चल रही होती है। और दिवाली, होली, ये सब प्रोग्राम तो मंदिर में नॉर्मली चलते ही चलते हैं, जो बड़े त्यौहार हैं। और हर तरह के, यही नहीं कि खाली जो नॉर्थ इंडिया में त्यौहार मनाए जाते हैं, जो साउथ इंडिया में मनाए जाते हैं वो भी चलते हैं। और काफ़ी लोगों ने कुछ अपने छोटे छोटे ग्रुप्स भी बनाए बना हुए के हैं। रखे होते हैं। यहाँ पे अगर हम मैनचेस्टर की बात करें तो मैनचेस्टर के अंदर हमारा गीता भवन मंदिर है, साथ ही साथ हमारा गांधी हॉल है, जैन कम्युनिटी है, इस्कॉन भी है। इस्कॉन भी है, और 4 से 5 गुरुद्वारे भी हैं, आई थिंक ज़्यादा ही होंगे। तो बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि आप मिस आउट करेंगे। तो वहाँ पे भी आप नेटवर्किंग कर सकते हैं लोगों के और हाँ, साथ। सब होता है, लाइक यूनिवर्सिटीज़ में हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, हाँ। हर क्रिश्चियन कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के लिए ग्रुप्स है यहाँ पे, जहाँ पे आप हाँ। जा सकते हो, इवेंट्स कर सकते हो। हाँ। यहाँ पे ईद होती है, हाँ। यहाँ पे ये हिंदू सारे इवेंट्स होते हैं। तो हम्म। आप जब जा कर के मिलने की कोशिश करो तो आराम से ये सारी चीज़ों में आप इंक्लूड हो सकते हो। हाँ, But- और सॉरी, मस्जिद बताना भूल गया था मैं। मस्जिद तो मतलब आपको ऑलमोस्ट मैनचेस्टर में हर जगह पर ही मिल जाएगी। प्रेयर रूम हमारी यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटीज़ में है, होती है। और हर जगह पे होता है। मतलब कम्युनिटी, ये मिक्स कल्चर है, और यहाँ पे ना आपकी, आप जो भी करना चाहते हैं फ्री हैं उसको करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोक टोक है, आप जहाँ मर्जी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बस ये है कि ऐसा नहीं कि आपको किसी पंडित जी ने बताया हो कि नदी में जाके ये फेंकना, नारियल फेंकना, वो फेंकना, वो अलाउड नहीं है यहाँ पर। वो तो है। वो आप पोल्यूट नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो वो प्लस पॉइंट है यहाँ पे, लाइक हाँ। आप किसी भी कम्युनिटी से आते हो, आप यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं देखोगे, यहाँ पे सब सिमिलर है। तो वो है कि आप ईद में जाओगे तो भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा, उतना ही मिलेगा। आप दिवाली के इवेंट में जाओगे आपको उतना ही रिस्पेक्ट हाँ। मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगती है कि यहाँ पे वो अगर आप करना चाहो, डेफिनेटली अगर आपकी इच्छा है, क्योंकि लोग यहाँ पे आने के बाद सिर्फ क्लब्स का रिसर्च करते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्लब्स है, कहाँ क्लबिंग की जा सकती है, बट वो मुझे लगता है कि उससे आप एक अच्छा नेटवर्क नहीं बिल्ड कर पाते, और शायद वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते, क्योंकि एक स्टेज के बाद आप बोर हो जाते हो। बट जब आप ये करते हो तो एक अच्छे नेटवर्क मिल जाते हैं। क्योंकि मुझे मेरा एक इंसिडेंस याद है, मैं मंदिर जब गया था पहली बार यहाँ पे आने के बाद, तो मुझे गीता भवन, तो मुझे 2-3 लोगों के साथ मेरा कम्युनिकेशन बिल्ड हुआ, और उस कम्युनिकेशन की ये मुझे हेल्प हुई कि बहुत सारे जॉब्स के लिए कहाँ कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, और भी पार्ट टाइम्स के लिए भी कहाँ कहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है, इवेंट्स के लिए भी कहाँ कहाँ पे इवेंट्स अवेलेबल है, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझने में आई। इंडियन सोसाइटी करने की वजह से ये समझ में आया कि और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। जैसे CJI है यहाँ पे, काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया, उनका इवेंट हुआ था तो मैंने उसमें भी एंकरिंग का मुझे चांस मिला था, तो वो भी इंडियन सोसाइटी की वजह से हुआ। अगर मैं भी बस बैठ करके असाइनमेंट्स, पार्ट टाइम इसके बारे में सोचता रहता तो शायद ये चीज़ें ना एक्सप्लोर कर पाता। आई नो कि यहाँ पे पार्ट टाइम बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो तीनों चीज़ें ज़रूरी है। हाँ, वो तो एक्चुअल में तो मतलब एक बैलेंस बनाना बनाना पड़ेगा लाइफ का, कि आपको अगर आगे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए तो नेटवर्किंग भी ज़रूरी है, और आपको असाइनमेंट मतलब पढ़ना भी ज़रूरी है, और काम भी करना ज़रूरी है, पैसा कमाना है। तो बस मुझे यही लगता है कि सबने पार्ट टाइम का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बना के रखा है, शायद उतना भी नहीं है। आप अगर एक डिसेंट फैमिली से आते हो तो मुझे तो पर्सनली ये लगता है, मेरी ये सोच है कि अब आप ज़्यादा आपके एकेडमिक्स के बारे में सोचो, क्योंकि वो मेन रीज़न है आप उस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हो। आई नो कि फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बट लाइक मेरे मामले में हुआ कि कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी ऑब्वियसली पार्ट टाइम की वजह से। बहुत सारी और भी चीज़ें की जा सकती थी, और भी सर्टिफिकेशंस या
और भी इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें और की जा सकती थी। तो मुझे लगता है कि वो मेन यहाँ पर हमारा मोटिव होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हो, तो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे आप पार्ट टाइम के लिए कोशिश करो कि किसी अच्छी जगह पे एडमिन रोल्स और वो सब कुछ में आप जाओ, ताकि आपको वो भी बैलेंस आउट करने को मिले। हाँ, तो वो यही है। यही चीज़ मैं एक्चुअली अंदर अंदर सोच रहा था, मेरे माइंड में यही चीज़ चल रही थी। आपने कहा ना कि लर्निंग हाँ। होनी चाहिए, तो बहुत से लोग ये सोचेंगे यार ये जरूरी है यूनिवर्सिटी में लर्न करना है, मैं तो पार्ट टाइम जॉब करके भी लर्न कर लूंगा। तो ऋषि ने खुद ही बोल दिया कि चीज़ें बैलेंस आउट होनी चाहिए, कि जी। वहाँ भी सीखना है, यहाँ भी सीखना है, और नेटवर्किंग में भी सीखना है। ऐसा नहीं है कि एक आपका फोकस खाली एक तरफ है। बहुत से लोग शायद ये सोचें कि हमारा फोकस एक तरफ होना चाहिए ताकि हम आगे उसी में आगे बढ़ते जाएं। लेकिन जब आपके पास दो तीन तरह की चीज़ें होती है ना, कि आपने पढ़ाई भी करनी है और साथ में जॉब भी करनी है और साथ में आपको एक कम्युनिटी भी बिल्ड करनी है। जैसे आपको पॉडकास्ट करके आज कैसा लगा? मैंने आपको पॉडकास्ट होने से पहले भी ये चीज़ आपको बोली है मैंने, कि ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। क्योंकि मैं भी जब आ रहा था तो शायद मैं भी चाहता कि कुछ ऐसा कोई मुझे इन्फॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट हो सके कि मैं एक्चुअली यूके में क्या हो रहा है वो जान सकूँ। तो मुझे लगता है अगर ये एक भी बंदे को हेल्प करेगा, ये जो हमने आज बात करी है, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एंड वी आर रियली थैंकफुल फॉर दिस। और मैं चाहूँगा कि आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो ताकि आप और लोगों को हेल्प कर सके। क्योंकि मैंने जब आपसे पहले बात करी तो ये आपका कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है इस चीज़ से। ये जो भी है आप ये दूसरों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि आपने वो सारे प्रॉब्लम्स खुद फेस किए और आपने वो सारे देखे हैं, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं और उनकी आपने बहुत सारी हेल्प भी की है बियॉन्ड दिस पॉडकास्ट। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ इट आई एम रियली हैप्पी एंड रियली थैंकफुल कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आ सकूँ और ये बात कर सकूँ और वो सारी ग्राउंड रियलिटी शेयर कर सकूँ। एंड डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो आपकी जो ये पॉडकास्ट के साथ जो ग्रोथ होगी, जो लोग इससे जिन लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, ये चीज़ देखने के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा मतलब उत्साही हूँ। मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत बड़ी है और वो चीज़ लोगों तक जा रही है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैंने बहुत इन्जॉय किया इस पॉडकास्ट को और डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिला कि मैं फिर से आपके साथ ऐसी बात कर सकूँ तो डेफिनेटली आई एम अप फॉर इट। और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट। थैंक यू ऋषि जी, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद।